तो अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, लोकस। लोकस कैसे निकालते हैं। तो सीधा एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं और उसी से जो है हम लोग जनरल प्रोसीजर उसका समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0,0 ऑन द वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,1। तो ये जो क्वेश्चन है इसका हम लोग पहले जनरल केस ले लेते हैं। जनरल केस मतलब क्या कि फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, तो कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं, मान लो कि सी कॉमा डी। ठीक है, ऑन दी वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट ए कॉमा बी। तो पहले तो इसको समझो ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है ये ए कॉमा बी, तो यहाँ से जितने भी जो भी लाइंस पास कर रहे हैं, तो एक पॉइंट से तो इन्फाइनेटली मेनी लाइंस पास कर जाएंगे, है ना। तो यहाँ से ये बहुत सारे, ये जो येलो में मैंने जितने लाइंस दिखाए ये सारे लाइंस यहाँ से पास कर रहे हैं। अब ये क्या बोल रहा है, एक दूसरा पॉइंट है सी कॉमा डी। ठीक है, उससे जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये पॉइंट से जितने भी लाइंस पास कर रहे हैं उनके ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ आया, यहाँ से परपेंडिकुलर मान लो कि यहाँ पर आया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर यहाँ आया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर यहाँ आया, इसके ऊपर यहाँ पर आया, एंड सो ऑन। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो ये सबको जोड़ के मान लो कि जो भी कर्व बनता है, ठीक है, तो ये लोकस हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब ये लोकस निकालने का मतलब क्या होता है कि जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर लाई कर रहे हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। जो भी लोकस का इक्वेशन हम लोग निकालते हैं वो इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे हम लोग सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं कि लोकस ऑफ अ पॉइंट जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है ना, उस वो भी हम लोग सर्कल को उस तरीके से सोच सकते हैं। तो वैसे ही जो है कोई भी जनरल हम लोग इस टाइप से जो है सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये सब टाइप का क्वेश्चन को जो है हम लोग किस तरीके से अप्रोच करते हैं, तो स्टेप वाइज देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, अज्यूम द पॉइंट फॉर विच लोकस इज टू बी फाउंड टू बी एच कॉमा के। तो पहले ही हम लोग जनरल प्रोसीजर देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रैक्टिकली करते कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको एच कॉमा के अज्यूम कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे लाइन्स में से मैंने बस एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया जो कि ए कॉमा बी से पास कर रहा है। ये पॉइंट से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप मारा और फिर ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है इसको मान लो मैंने एच कॉमा के बोल दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसी का लोकस मेरे को निकालना है ये सारे पॉइंट्स का, है ना। तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने एच कॉमा के बोल दिया। फिर ये क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूस पैरामीटर्स और वेरिएबल्स करस्पॉन्डिंग टू दी वेरिएबिलिटी इन द क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ये पॉइंट पी ए कॉमा बी है, तो यहाँ से पास करने वाले बहुत सारे लाइंस हैं। अब ये सारे लाइंस में क्या पैरामीटर वेरी कर रहा है, तो सब में क्या हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है ना। पास तो यहीं से कर रहा है और ये जितने भी लाइंस हैं इसमें स्लोप वेरी कर रहा है। तो हम लोगों ने मान लो कि स्लोप को इंट्रोड्यूस कर दिया पैरामीटर, कि यहाँ से जो भी लाइन पास कर रहा है, तो मान लो कि ये पॉइंट से पास करने वाला लाइन जिसका कि स्लोप m है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस दिस y1, मतलब y माइनस बी इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस ए। एंड तो एक्स m जो है हम लोग का पैरामीटर हो गया। पैरामीटर मतलब जैसे जैसे हम लोग m चेंज करते जाएंगे तो ये सारा लाइन्स जो है हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, फिर स्टेप 3 में क्या बोल रहा है कि एलिमिनेट वेरिएबल्स और पैरामीटर्स यूजिंग कॉन्स्टेंट्स और कंडीशंस गिवन इन दी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो भी बोला जा रहा है, जो भी कंडीशंस यहाँ पर दिया गया है, वो करके हम लोग को ये जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब अगर एक पैरामीटर है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो एक तो सबसे पहला क्या है कि ये लाइन का अगर इक्वेशन ये है ना, y माइनस बी इक्वल एम टाइम्स एक्स माइनस ए। तो ये जो एच कॉमा के पॉइंट है ये इसके ऊपर लाई करना चाहिए, पॉइंट के ऊपर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर हम लोग एच कॉमा के इसके ऊपर डालेंगे तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो के माइनस बी इज इक्वल टू एम टाइम्स एच माइनस ए, ये एक इक्वेशन आ गया। फिर उसके बाद क्या है कि ये लाइन का स्लोप अगर m है तो ये वाला जो लाइन है जो ये क्यू आर है तो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए, -1/m होना चाहिए। तो इसका स्लोप क्या है, k माइनस डी बाई एच माइनस सी, तो ये -1/m, तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग को ये m को एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो m और m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, k माइनस बी इंटू के माइनस डी इज इक्वल टू एच माइनस सी को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो माइनस ऑफ एच माइनस ए एच माइनस सी। ये सब खुद से करते रहो, ठीक है, बस ये नहीं कि बस सुन रहे हैं, खुद से करो तब फिर अच्छा लगेगा। फिर इसको दूसरे साइड लेके जाओ, एच माइनस ए टाइम्स एच माइनस सी प्लस के माइनस बी टाइम्स के माइनस डी इक्वल टू जीरो। फिर लास्ट स्टेप क्या है कि रिप्लेस एच बाई एक्स एंड वाई बाई के इन द इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप 3। ठीक है, तो ये जो फाइनल जो भी इक्वेशन आया इसमें बस अब h और k के जगह पर जो है हम लोग x और y को डाल देंगे। तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस वाई माइनस बी इंटू वाई माइनस डी इक्वल टू जीरो। तो लोकस जो है वो हमारा ये हो जाएगा।
ठीक है, तो स्टेप समझ में आया कि क्या करना है। सबसे पहले जो पॉइंट का लोकस निकालना है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको एच कॉमा के बोल दो। ठीक है, फिर जो भी पैरामीटर आपको इंट्रोड्यूस करना है, वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, उसको इंट्रोड्यूस करो। फिर अब जैसे एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए, तो फिर दो इक्वेशन यहाँ से देखो कि कैसे बन रहा है दो इक्वेशन। फिर उसके बाद जो है वो जो पैरामीटर को इंट्रोड्यूस किया उसको एलिमिनेट करो, और फिर लास्ट में जो एच के में इक्वेशन आता है वहाँ पर एक्स वाई को डाल दो। ठीक है, तो ये एक जनरल प्रोसीजर हो गया। लेकिन जब हम लोग करते हैं प्रैक्टिकली तो उसमें क्या हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि जितना कम पैरामीटर या वेरिएबल्स हो सके उतना कम हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और हमेशा जो भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसके रेस्पेक्ट में सोचो क्या करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सेम क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं कि ये पॉइंट पी ए कोमा बी है, इससे कोई भी लाइन एक पास कर रहा है। ये पॉइंट क्यू सी कॉमा डी है, इससे हम लोगों ने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लो एच कॉमा के है ना। तो इसका हम लोग को लोकस निकालना है, तो इसको मैंने एच कॉमा के बोल दिया। ठीक है, अब सीधा हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है ना। तो इसका जो भी स्लोप आएगा क्यू आर का, दैट शुड बी इक्वल टू -1/, ये लाइन का जो भी स्लोप आएगा। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि इसका स्लोप क्या है, के माइनस डी बाई एच माइनस सी इक्वल टू -1/k-b/h-a, तो h माइनस ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग ये लिख सकते हैं k-b टाइम्स k-d, फिर इसको इस साइड लेके प्लस h-a टाइम्स h-c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर h और k के जगह पर जो है x y डाल दिया। ठीक है, तो बिना कोई पैरामीटर इंट्रोड्यूस किए, बिना कुछ किए जो है हम लोगों ने डायरेक्टली इसको लिख दिया। तो हमेशा कोशिश जो है इसी टाइप से करो, है ना, कि बिना कुछ पैरामीटर, जैसे हम लोगों ने अभी पहले क्या किया था कि पहले एक पैरामीटर m इंट्रोड्यूस किया, फिर इसका इक्वेशन लिखा, है ना, फिर वहाँ पर इसको सेटिस्फाई करवाया, वहाँ पर एक इक्वेशन लाया, फिर यहाँ से दूसरा इक्वेशन लाया, फिर उसके बाद जो है वहाँ से पैरामीटर को एलिमिनेट किया। तो उतना कुछ करने के बजाय डायरेक्टली अगर कर सकते हैं तो बिना कोई, जितना कम नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो उतना कम नंबर ऑफ पैरामीटर या वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, और हमेशा जो भी पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है वहाँ से सोचना स्टार्ट करो। क्वेश्चन में भले ही दिया रहेगा, कुछ कहा नहीं रहेगा कि यहाँ से ये हुआ, वहाँ से वो हुआ, वो करते करते फिर ये पॉइंट का लोकस निकालो। तो जब भी सोचोगे तब फिर ये जो लोकस जिस भी पॉइंट का निकालना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि क्या करना है। ठीक है, अब जितना प्रैक्टिस करोगे इसके ऊपर उतना और जो है क्लियर होते रहेगा फंडा। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन देखा था उसको देख लेते। तो इसमें क्या बोला, फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0 0 ऑन द वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1। तो हम लोगों ने क्या बोला कि 2,1 एक पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन पास कर रहा है, और फिर ये 0 0 जो है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप इसके ऊपर डाला, और फिर ऐसे ही बहुत सारे लाइंस पास करेंगे तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है उसका लोकस चाहिए, मतलब कि इसका लोकस चाहिए। तो इसको एच कॉमा के बोल दिया, तो बस ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो k-0/h-0 इज इक्वल टू -1/k-1/h-2, है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर बस k के जगह पर एक y डाल दो और h की जगह पर x डाल दो, तो हमारे पास ये आ जाएगा इक्वेशन। ठीक है, और ये इक्वेशन हम लोग बाद में देखेंगे कि ये सर्कल का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसी टाइप से जो है और प्रैक्टिस करो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, पॉइंट, और वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, फिर हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो अब पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन दिस। ठीक है, इफ़ Q एंड R आर फिक्स्ड पॉइंट्स देन द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल PQR इज अ लाइन विथ, फिर ये 4 ऑप्शन। ठीक है, तो इसके बारे में सोचो कैसे करना है, वीडियो को पॉज करो। थोड़ा सा हिंट अगर चाहिए तो मैं हिंट दे देता हूँ। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक कोई भी लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मान लो चलो कि ये लाइन है मेरा। ठीक है, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इस पर कोई भी एक पॉइंट P है। ठीक है, और फिर एक पॉइंट है Q 1,4 लेट्स से, और फिर एक पॉइंट है R 3,-2। तो ये जो भी ट्रायंगल बनेगा इसका सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो जो भी इसका सेंट्रॉइड होगा वहाँ से सोचना स्टार्ट करो कि इसको हम लोगों ने मान लो h, k बोल दिया। ठीक है, तब फिर सोचो कि P का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, फिर P का कोऑर्डिनेट जो भी होगा उसको यहाँ पर सेटिस्फाई करवा दो, तो h, k में इक्वेशन आ जाएगा, फिर वहीं से लोकस आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सोल्यूशन। तो इसमें हम लोगों ने क्या बोला कि हमारे पास
ये लाइन दिया गया है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, फिर ये पॉइंट दिया गया है 1,4, फिर ये पॉइंट है 3,-2, फिर क्या बोला है लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर का सेंट्रोइड जो होगा उसका लोकस निकालना है। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर इसको कुछ अज्यूम कर देंगे x1 y1, फिर उसके बाद ये यहाँ पर एच के करो, फिर कुछ कुछ करो, है ना। तो उससे अच्छा क्या है कि सीधा जिसका निकालना है उसको एच कॉमा के बोलो। अब जैसे ये एच कॉमा के आ गया तो हम लोग क्या सोच सकते हैं, सेंट्रोइड क्या होगा कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एच होना चाहिए। तो बस इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग को निकल जाएगा, है ना। तो एच क्या होना चाहिए कि 1 + 3 प्लस मान लो कि पी का एक्स कोऑर्डिनेट को मैं पी एक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से पी का एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 3h-4, है ना। फिर सिमिलरली पी का वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा कि 4-2 प्लस पी का वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू के। तो यहाँ से पी का वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास निकल जाएगा। तो अब पी का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई कोऑर्डिनेट आ गया, तो पी जो है इसके ऊपर सेट लाई कर रहा है, तो ये जो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक्स के जगह पर हम लोग इसको डाल सकते हैं 3h-4, और वाई के जगह पर इसको डाल सकते हैं 3k-2, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 6h-9k + 2 इक्वल टू 0, या फिर एच के जगह पर एक्स वाई डाल दो तो 6x-9y + 2 इक्वल टू 0। अब लीनियर इक्वेशन है एक्स वाई में, मतलब स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा -6/-9 या फिर 2/3, ठीक है। तो ये आसानी से आ जाएगा। अब फिर इसको सोचो, ये क्वेश्चन को पॉज करो। अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ फिक्स पॉइंट 2,3 intersects the coordinate axis at distinct points P and Q. If O is the origin and the rectangle OPRQ is completed, then the locus of R is। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो एक बार, खुद से सोचो कैसे करना है, फिर हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा सॉल्व करने का। तो इसमें क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन थ्रू अ फिक्स पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट किया इसको। ठीक है, तो एक कोई भी पॉइंट मान लो 2,3 है, और फिर ये लाइन है यहाँ पर, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को P एंड Q पर। तो मान लो P को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और फिर Q को यहाँ पर, है ना। अब जो जो पता है उसको लिख देता। P को कर रहा है तो क्या P का यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, तो इसको 0 बोल दिया। ये Q y एक्सिस पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, तो इसको 0 बोल दिया। इसको भी रहने दिया कि ये क्या होगा। फिर ये क्या बोल रहा है, इफ़ O इज़ द ऑरिजिन, तो O हमारा ऑरिजिन हो गया, एंड द रेक्टेंगल OPRQ इज़ कंप्लीटेड, देन द लोकस ऑफ R इज़। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है अगर ये हमारा लाइन हो गया, है ना, पी क्यू यहाँ पर कट कर रहा है, ये ऑरिजिन हो गया, फिर OPRQ जो है रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल बनेगा मतलब क्या कि यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, मतलब क्या है कि ये वर्टिकल लाइन है, तो इसका अगर एच कोऑर्डिनेट, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट एच है, तो फिर अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं, मतलब कि एच कॉमा के जा रहे हैं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एच डाल देंगे। ऐसी ये 90, ये 90 है ना, तो फिर ये क्या है, ये एच कॉमा के है, तो इसका मतलब ये भी के होना चाहिए, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये के हो जाएगा, है ना। तो फिर ये जो लाइन है हमारा पी क्यू, ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, एच हो गया, वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, के। तो x/a + y/b इक्वल टू 1, है ना। तो या फिर x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, वो हम लोग लिख सकते हैं। या फिर 2 पॉइंट फॉर्म में लिख दो, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1, जैसे भी आपको लिखना है। तो x/h प्लस y/k इक्वल टू 1। अब ये लाइन जो है 2,3 से पास कर रहा है, तो मतलब ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर 2 और 3 डाल देंगे यहाँ पर, तो 2/h प्लस 3/k इक्वल टू 1। तो बस यहाँ से के एच में इक्वेशन आ गया कि 2k + 3h इज इक्वल टू hk। तो अब बस h और k के जगह पर जो है एक्स वाई डाल दो, तो 3x + 2y इज इक्वल टू xy। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। फिर क्या बोला, वेरिएबल लाइन थ्रू द पॉइंट P 2,1 मीट्स द एक्सिस एट A एंड B, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल OAB। ठीक है, तो फिर से खुद से सोचो, वीडियो को पॉज करो, फिर उसके बाद जो है सोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें फिर से क्या बोल रहा है कि एक लाइन है, वेरिएबल लाइन है, जो कि पॉइंट 2,1 से पास कर रहा है। ठीक है, तो ये 2,1 है, यहाँ से पास कर रहा है, मान लो लाइन हमारा एक्सिस को A, B पर मीट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर PQ लिख दिया है, तो उसी को समझ जाना कि ये जो P है ये मान लो Q है।
ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ओ पी क्यू, लेट्स से, ठीक है, ओ पी क्यू, वेयर ओ इज़ द ओरिजिन। तो ये ओ हो गया, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, ठीक है। अब इसका सेंट्रोइड का हम लोग को बोल रहा है लोकस निकालने के लिए, सेंट्रोइड को एच कॉमा के मान लो। अब जैसे ये एच कॉमा के हो गया, तो ये मान लो ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ठीक है। फिर ये ज़ीरो हो गया, ये तो पता है क्योंकि एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पर लाई कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए। तो अगर ये एच है तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल जाएगा कैसे, ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पी डिवाइड बाई थ्री शुड बी इक्वल टू एच। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होना चाहिए, थ्री एच होना चाहिए, है ना। तो ये थ्री एच आ जाएगा। फिर सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकल जाएगा कि ज़ीरो प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू बाई थ्री शुड बी इक्वल टू के। तो वहाँ से जो है ये थ्री के निकल जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो फिर से ये पी क्यू का इक्वेशन लिख दो कि x बाई दिस थ्री एच प्लस वाई बाई थ्री के इक्वल टू वन। ये 2,1 से पास कर रहा है तो यहाँ पर सेटिस्फाई करवा दो 2 1, तो यहाँ से एच के में इक्वेशन आ जाएगा 2y प्लस एक्स। तो थ्री को इधर लेके जा सकते हैं, एच के आ जाएगा तो 2k प्लस एच बाई एच के इक्वल टू थ्री। तो 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3xy, या फिर x प्लस 2y माइनस 3xy इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एंगुलर बाइसेक्टर्स पर। तो एंगुलर बाइसेक्टर क्या कहता है कि दो लाइन्स है हमारे पास, है ना। मान लो कि ये एक लाइन है L1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि इट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द टू गिवन लाइन्स, ठीक है। तो जो भी पॉइंट ये लाइन से मतलब L1 से और L2 से दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब कि एक पॉइंट हम लोगों ने लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, ये दोनों जो है इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो वो जो भी लोकस आएगा उसको जो है हम लोग एंगुलर बाइसेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है कि हम लोगों ने जिसका भी इसका लोकस निकालना है ना, पी एच कोमा के का, तो ये यहाँ से इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो बस यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होगा, a1h प्लस b1y प्लस c1 इसका मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, है ना। दिस इज इक्वल टू फिर इसका यहाँ से डिस्टेंस a2h प्लस b2k प्लस c2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, है ना, यहाँ पर a2 स्क्वायर। तो ये बस मॉड अगर हटेगा तो एक बार प्लस के साथ आएगा, एक बार माइनस के साथ आएगा, और फिर h और k के जगह पर हम लोगों ने एक्स वाई को डाल दिया, ठीक है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है, तो इसको अगर सोचोगे तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लो कि स्क्वायर रूट इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, फिर इसको इधर लेके जाओ, है ना। तो उस केस में क्या आ जाएगा कि इस टाइप का कुछ आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है। और मान लो कुछ भी प्लस माइनस, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट हो गया, दिस मल्टीप्लाइड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, L1 प्लस माइनस सम लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि L1 और L2 से पास करने वाले लाइंस, है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और एक बार प्लस लोगे तो एक लाइन आएगा, एक बार माइनस लोगे तब फिर दूसरा लाइन आएगा, ठीक है। तो एंगुलर बाइसेक्टर इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस L1 एंड L2। तो ये दो लाइंस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये अगर देखोगे तो ये जो हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, तो एक तो ये एक्यूट एंगल यहाँ पर बन रहा है और एक ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो एक बाइसेक्टर जो है इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, है ना, और एक बाइसेक्टर जो है इसके करस्पॉन्डिंग आएगा। तो इसको हम लोग एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, इसको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। यहाँ से भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप डालोगे, डिस्टेंस देखोगे तो ये भी इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आएगा। तो या तो प्लस लेने से या फिर माइनस लेने से कोई एक आएगा, मतलब कोई या तो एक्यूट आएगा या तो ऑब्ट्यूज आएगा। वो कैसे आएगा वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि कब प्लस लेने से एक्यूट आएगा, कब माइनस लेने से एक्यूट आएगा, या फिर कब प्लस लेने से ऑब्ट्यूज आएगा। वो हम लोग अभी थोड़ी देर में जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो
यही है एंगुलर बाइसेक्टर्स का फंडा। अब इसी में थोड़ा सा और अगर ध्यान दो तो फिर क्या है कि ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है मान लो, तो ये मान लो कि 2 थीटा एंगल है, तो ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है। तो ये अगर 2 थीटा है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, है ना। तो फिर ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, मतलब ये एंगुलर बाइसेक्टर और ये एंगुलर बाइसेक्टर बीच में 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो मतलब दोनों जो है 90 डिग्री पर रहेंगे। ठीक है, तो एंगुलर बाइसेक्टर्स विल एंगुलर बाइसेक्टर विल बाइसेक्ट एंगल बिटवीन गिवन लाइंस एंड विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब एक ये जो भी मान लो कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, तो दोनों जो है आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, तो उसको यहाँ से भी देख सकते हो कि इक्वेशन निकालो दोनों का, एक बार प्लस लेके निकालो, एक बार माइनस लेके निकालो, फिर दोनों का स्लोप को कंपेयर करो, तो फिर आपको वहाँ से भी दिख जाएगा कि दोनों जो है परपेंडिकुलर्स होंगे। ठीक है, तो अब इसमें कैसे हम लोग बता पाएंगे कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है। तो उसका एक फंडा है कि अगर मान लो हमारे पास ये है L1 A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये दूसरा है L2 A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो A1 A2 है प्लस B1 B2 उसका साइन कैलकुलेट करो। ठीक है, A1 A2 प्लस B1 B2 इसका साइन कैलकुलेट करो। तो फिर अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर अगर हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे तो हम लोग को ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आएगा। समझ में आई बात कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले हम लोगों ने लाइन का इक्वेशन लिखा कि 0 एक साइड कर दिया, सबको एक साइड में लिखा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, फिर यहाँ पर भी 0 एक साइड कर दिया, फिर A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ से बाइसेक्टर्स का इक्वेशन कैसे आएगा कि A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब या तो प्लस लेने से एक्यूट आएगा या तो ऑब्ट्यूज, या तो माइनस लेने से एक्यूट आएगा, या फिर प्लस लेने से ऑब्ट्यूज आएगा, या फिर माइनस लेने से ऑब्ट्यूज आएगा। तो वो कैसे पता चलेगा, तो उसमें क्या करना है A1 A2 प्लस B1 B2 कैलकुलेट करो। अगर वो ग्रेटर देन 0 आया तब फिर पॉजिटिव साइन लेने से ऑब्ट्यूज आएगा, अगर ये लेस देन 0 आया तब फिर नेगेटिव साइन लेने से जो है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि A1 A2 प्लस B1 B2 का जो भी साइन आया, अगर सेम साइन हम लोग यहाँ पर लेते हैं तब फिर जो भी इक्वेशन आएगा वो ऑब्ट्यूज का आएगा। ठीक है, और अगर एक्यूट का चाहिए तब फिर ऑपोजिट वाले का ले लो साइन। ठीक है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लो वीडियो को। अभी हम लोग थोड़ी देर में एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें और एक टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि फाइंड दी बाइसेक्टर कंटेनिंग अ गिवन पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मान लो ये एक लाइन है L1, ये दूसरा लाइन है L2, तो ये कितने, एक ये पार्ट हो गया, 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 है ना, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग को वो पार्ट निकालना है जो जिसमें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट P है। ठीक है, मतलब वो बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना है दैट कंटेन्स अ गिवन पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर अब एक्यूट ऑब्ट्यूज का नहीं चल रहा है फंडा, यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो पॉइंट P है वो कंटेन करने वाला बाइसेक्टर कौन सा होगा, उसका इक्वेशन हम लोग को लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्लस माइनस इस फॉर्म में लिखेंगे। अब प्लस लेने से या माइनस लेने से ये वाले आएगा, तो वो कैसे पता चलेगा कि L1P निकालो, मतलब क्या कि P का जो भी कोऑर्डिनेट है उसको यहाँ पर डाल दो x और y के जगह पर, तो L1P आ जाएगा। फिर L2P निकालो। ठीक है, तो L1P इंटू L2P निकालो, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तब फिर पॉजिटिव लेने से जो है वो बाइसेक्टर आ जाएगा जो कि कंटेन्स दिस गिवन पॉइंट। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव आता है तब फिर नेगेटिव लेने से आ जाएगा बाइसेक्टर कंटेनिंग दिस गिवन पॉइंट। मतलब कि इस चीज़ का जो भी साइन आता है अगर हम लोग सेम साइन लेते हैं तब फिर हम लोग को बाइसेक्टर आ जाएगा जो कि इस पॉइंट को कंटेन करेगा, है ना। और अगर हम लोग उल्टा साइन लेते हैं, अगर तो इसका जो भी साइन आया उसका उल्टा साइन लेते हैं तब फिर वो बाइसेक्टर आ जाएगा जो कि इसको कंटेन नहीं करता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार फिर से सुन लो वीडियो को रिवाइंड करके। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, फॉर दी स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मान लो एक ये हमारा L1 हो गया, फिर ये L2 हो गया 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना है, फिर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है, फिर बाइसेक्टर विच कंटेन्स दिस पॉइंट 1, 2।
ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा कि ये इक्वेशन लिखो 4x + 3y - 6 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 3 का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब 5, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस फिर ये 5x + 12y + 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 + 144 तो 13 आ जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग को क्या करना है इसके बाद कि ऑप्ट्यूज़ के लिए हम लोग को क्या करना है कि A1 A2 प्लस B1 B2 को देखो। तो A1 A2 क्या है 20, B1 B2 क्या है 36, तो A1 A2 प्लस B1 B2 क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 है तब फिर सेम साइन लेने से ऑप्ट्यूज वाला आ जाएगा, ऑपोजिट साइन लेने से एक्यूट आ जाएगा। तो सेम साइन मतलब क्या कि ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव साइन अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन लेंगे तब फिर यहाँ पर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट रहना चाहिए, मतलब जो जिसको L1 एक बार बोल दिया तो फिर वही है, यहाँ पर भी उसी को यूज़ करना है, यहाँ पर उसी को यूज़ करना है, ये सब जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसी से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बस एक बार यहाँ पर प्लस रख के यहाँ पर सॉल्व कर लो तो यहाँ से ये आ जाएगा 9x - 7y - 41 = 0। तो ये जो है जो ऑप्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा उसका इक्वेशन आ जाएगा, और नेगेटिव लेने से जो है जो एक्यूट एंगल है उसका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 आया रहता तब फिर अगर हम लोग नेगेटिव लेते हैं तब फिर ऑप्ट्यूज आ जाता, और पॉजिटिव लेते तो एक्यूट आ जाता। तो दिमाग में बस क्या रखना है कि इस टाइप से प्लस माइनस करके लिखो, फिर A1 A2 प्लस B1 B2 कैलकुलेट करो, अगर जो भी इसका साइन आता है तो सेम साइन लेने से ऑप्ट्यूज आ जाएगा, ऑपोजिट साइन लेने से एक्यूट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्ट्यूज एक्यूट का काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब बाइसेक्टर कंटेनिंग द एंगल 1,2, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या बोला था फंडा कि और फिर L2 1,2 इसको इवेलुएट करो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना। अगर ये दोनों ग्रेटर देन 0 आता है तब फिर सेम साइन लेने से हम लोग को वो बाइसेक्टर मिल जाएगा जो कि इसको कंटेन करता है, और ऑपोजिट साइन लेने से जो है वो बाइसेक्टर मिलेगा जो कि इसको कंटेन नहीं करता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। L1 में 1,2 रखेंगे तो क्या होगा 4 + 3 × 2 6 - 6, तो 6 कैंसिल तो 4 आ जाएगा, फिर 1,2 यहाँ पर रखो तो 5 + 24 + 9, तो यहाँ से ये आ जाएगा, फिर L1 दिस इंटू L2 दिस, ये दोनों को करो मल्टीप्लाई तो दिस इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्लस साइन हम लोग लेंगे तब फिर क्या आ जाएगा कि जो बाइसेक्टर इसको कंटेन करता है ना। तो प्लस साइन लो तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर लिया था तो वो ऑप्ट्यूज वाला होगा, तो फिर ये इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आई होप आप लोग को फंडा समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार फिर से जो है वीडियो को देख लो। नेक्स्ट जो टॉपिक है काफ़ी सिंपल ही है, शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन। तो इसको कैसे सोचना है कि मान लो स्टार्टिंग में जो है हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट था कुछ, ठीक है, हम ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम था, हम लोगों ने इसको रेफरेंस पॉइंट मान के रखा था। तो ये मान लो हमारा पुराना जो था ये ओरिजिन था 0 0। ठीक है, तो इसके हिसाब से कोई भी एक पॉइंट P है जिसका कि पहले के हिसाब से मतलब इसके हिसाब से x कोऑर्डिनेट x0 था, y कोऑर्डिनेट y0 था। ठीक है, या फिर XO YO वैसे सोच सकते हो। अब हम लोगों ने क्या किया, ये ओरिजिन को x मतलब यहाँ पर अल्फ़ा शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर बीटा शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो मान लो जो हमारा नया ओरिजिन है वो कुछ अल्फ़ा कॉमा बीटा हो गया। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में सेम जो ये पॉइंट P है उसका जो कोऑर्डिनेट अब हम लोग बोलेंगे, मान लो उसको हम लोग x न्यू या फिर xn बोल रहे हैं, और फिर y कोऑर्डिनेट जो हम लोग yn बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये xn है, पहले ये क्या था x0 था, x0 था। ठीक है, तो x0 जो है वो क्या होना चाहिए अल्फ़ा प्लस xn होना चाहिए, है ना। तो x0 जो है वो क्या होगा xn प्लस अल्फ़ा। ठीक है, y0 क्या हो जाएगा कि हमारा ये बीटा है, ये इतना yn है, तो y0 क्या हो जाएगा, या फिर y0 yn प्लस बीटा। ठीक है, या फिर xn लिखना है तो वो क्या हो जाएगा x0 माइनस अल्फ़ा, है ना, x0 माइनस अल्फ़ा। फिर yn क्या हो जाएगा y0 माइनस बीटा। तो जब भी सोचना है शिफ्ट वाले का तो बस ये जो डायग्राम है इसको दिमाग में सोच लो कि स्टार्टिंग में यहाँ पर था 0 0, अल्फ़ा बीटा से मान लो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो ये कोई भी पॉइंट P है, अगर पहले x0 हम लोग उसको कह रहे थे, ठीक है, तो अब उसको क्या कहेंगे xn कहेंगे यहाँ से, है ना। तो xn क्या हो जाएगा कि ये x0 माइनस अल्फ़ा, है ना, मतलब कि xn
एक्स एन प्लस एल्फ़ा एक्स नॉट है, तो एक्स एन क्या हो जाएगा एक्स नॉट माइनस एल्फ़ा, और फिर वाई एन क्या हो जाएगा वाई नॉट माइनस बीटा। तो यहाँ से जो हम लोग सोच सकते हैं, तो यहाँ पर मान लो एक क्वेश्चन है कि लेट ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू -2,5, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा -2 हो गया, बीटा जो है 5 हो गया। देन फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ 3,4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ओल्ड कोऑर्डिनेट जो है ये था, मतलब x0 जो है वो 3 था, और फिर y0 जो है वो 4 था। तो ऑरिजिन को अगर हम लोगों ने शिफ्ट किया तो हम लोग को xn निकालना है, yn निकालना है। तो xn क्या होगा, x नॉट माइनस एल्फ़ा है ना, तो 3 माइनस दिस, तो 3 माइनस ऑफ -2 तो 5, और फिर 4 माइनस दिस, तो 4 माइनस 5 -1, ठीक है। तो ये नया कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मतलब पहले जिसको हम लोग 3 4 बोल रहे थे वो ऑफ शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा 5 -1 हो जाएगा। ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ -3 -5, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो ये नया कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स एन जो है वो -3 है, और फिर वाई एन जो है वो -5 है, ठीक है। तो इसमें एक्स नॉट क्या होगा, वाई नॉट क्या होगा, तो बस इसको सोच लो कि एक्स नॉट क्या होगा एक्स एन प्लस एल्फ़ा, तो -3 -2 तो -5, और फिर वाई एन प्लस बीटा, तो -5 + 5 ये हमारा 0, ठीक है। फिर इक्वेशन में क्या करना है कि न्यू इक्वेशन ऑफ दिस, तो इसमें कैसे सोच सकते हैं कि ये पुराने कोऑर्डिनेट में इक्वेशन लिखा हुआ है, तो 2x0 माइनस वाई नॉट स्क्वायर इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब नया में चाहिए, तब फिर हम लोग क्या कर देंगे, एक्स नॉट की जगह पर एक्स एन प्लस एल्फ़ा, तो एक्स एन -2, ठीक है। फिर माइनस वाई नॉट की जगह पर वाई एन प्लस बीटा, तो वाई एन प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 5। तो अब बस यहाँ पर जो है ये एक्स एन की जगह पर, मतलब नए में अब इक्वेशन चाहिए तो एक्स एन को बस हम लोग एक्स लिख देंगे, है ना। तो 2x यहाँ से आ जाएगा, फिर -4 को इस साइड लेके जाएंगे तो 5 + 4 9 आ जाएगा, और फिर इसको जो है y + 5 हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा है, बस जब भी शिफ्ट करना है तो इस हिसाब से सोचो कि पुराना यहाँ पर था, मान लो यहाँ पर शिफ्ट हो गया अल्फ़ा बीटा, तो अगर पहले एक्स नॉट था, नया ये एक्स एन हो गया, तो ये एक्स नॉट जो होगा वो एक्स एन प्लस एल्फ़ा होगा, फिर यहीं से आ जाएगा कि एक्स एन जो होगा वो एक्स नॉट माइनस एल्फ़ा होगा, फिर वाई नॉट जो है वो वाई एन प्लस बीटा होगा, तो वाई एन जो है वाई नॉट माइनस बीटा, और फिर इस हिसाब से जो है हम लोग इसको कर सकते हैं। तो अभी तक जो है ये कोर्स में हम लोगों ने ये सारा टॉपिक्स कवर किया है। तो यहाँ पर मैंने ये जो अलग अलग कलर में यहाँ पर कलर कोड दिया है, तो इसमें क्या है कि ये सारे जितने भी येलो कलर्स में ये आपके जेई मेंस के हिसाब से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये ब्लू वाले जो हैं जेई मेंस के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई एडवांस्ड में जो है पैरामेट्रिक फॉर्म ये सब काफ़ी यूज होगा, एंगुलर बाइसेक्टर सब का भी आएगा, लेकिन जेई मेंस के हिसाब से ये सारे जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन ज़्यादा चांस है कि इससे जो है नहीं पूछा जाएगा जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। तो मोस्टली ये जितना भी येलो में मैंने किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर एक टॉपिक जो रह गया है वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो वो मेंस के सिलेबस में नहीं है, आपके एडवांस के सिलेबस में, तो इसको बस ब्रीफली जो है हम लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है, कि क्या है, और आगे भी ये कोनिक्स वगैरह में थोड़ा सा काम आएगा, तो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मान लो मेरे पास एक ये लाइन है L1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर ये दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दोनों का अगर जॉइंट इक्वेशन लिखना है, ठीक है, जॉइंट इक्वेशन में क्या करेंगे, बस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जॉइंट इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को जितने भी पॉइंट्स लाइन L1 पर लाई कर रहे हैं वो भी सेटिस्फाई करेंगे, क्यों, क्योंकि L1 0 हो जाएगा या फिर ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया, है ना। फिर जितने भी पॉइंट्स L2 पर लाई कर रहे हैं तो वो पॉइंट को अगर हम लोग रखेंगे तो L2 0 हो जाएगा, मतलब ये 0, तो ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इक्वेशन को जो है जितने पॉइंट्स यहाँ पर लाई कर रहे हैं यहाँ पर लाई कर रहे हैं तो वो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन जो है हम लोग इस टाइप से बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई इस टाइप से दो अलग अलग कर्व है, ठीक है, एक कर्व का इक्वेशन मान लो कुछ है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 लेट्स से, दूसरे का है g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो दोनों का अगर जॉइंट इक्वेशन चाहिए तो बस ये दोनों पार्ट को जो मल्टीप्लाई कर दो, f ऑफ एक्स वाई टाइम्स g ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और राइट साइड में हमेशा पहले 0 बनाना है, फिर उसके बाद इस टाइप से जो है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर ये मल्टीप्लाई करके देखोगे तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर एक्स वाई का टर्म आएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स का टर्म आएगा, वाई का आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इस टाइप का जो भी हमारा इक्वेशन रहता है, ठीक है, इसको हम लोग जनरल 2 डिग्री इक्वेशन कहते हैं। तो जनरल 1 डिग्री इक्वेशन हम लोगों ने देखा था वो क्या है, ए एक्स प्लस
बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, है ना। अब 2 डिग्री का है तो उसमें क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया, वाई स्क्वायर का टर्म आ गया, एक्स वाई का टर्म आया, एक्स का आया, वाई का आया, कांस्टेंट टर्म आया। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसको जो है याद कर लो, ये बहुत बार यूज़ होने वाला है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इस फॉर्म में क्यों लिखा जा रहा है यहाँ पर कि 2h लिख दिया, यहाँ पर 2g लिख दिया, 2f लिख दिया, तो इसके कारण जो है बहुत सारे रिजल्ट जो हैं वो सिंप्लीफाई होते हैं। तो वैसा अभी सोच सकते हो कि इसीलिए ये लिखा जाता है। तो इसको जो है अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। तो ये जो इक्वेशन है ये एक कोनिक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। कोनिक कर्व मतलब या तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर वो पैराबोला, या फिर एलिप्स, या फिर हाइपरबोला। अब कब किसको रिप्रेजेंट करेगा उसके लिए जो है कंडीशन है। ठीक है, तो उसका कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग ये चीज़ को इवेलुएट करते हैं, डेल्टा जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो वो क्या है, ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। इसको इवेल्युएट अगर हम लोग करते हैं और अगर ये ज़ीरो आ गया तब फिर ये जो इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये जीरो नहीं आया तब फिर ये जो इक्वेशन है या फिर सर्कल को करेगा, या पैराबोला, या एलिप्स, या फिर हाइपरबोला। ठीक है, ये हम लोग फिर आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे कि कब किसको करेगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट यहाँ पर ये डायगोनल टर्म्स आ गए ए बी सी, फिर यहाँ पर जो है ये सिमेट मतलब एच जी एफ हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर एच है तो यहाँ पर भी एच होना चाहिए, फिर यहाँ पर जी है तो यहाँ पर भी जी होना चाहिए, और यहाँ पर एफ। ठीक है, तो एच जी एफ एच जी एफ। ठीक है, इस टाइप से याद कर सकते हो इसको। और यहाँ पर जो टर्म्स है तो ए बी सी हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो गया, तो ए बी सी हो गया, फिर प्लस 2f(g(h) ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर f(g(h) हो गया, फिर ए जो है f के साथ आएगा तो माइनस ए एफ स्क्वायर, फिर बी जी के साथ आएगा माइनस बी जी स्क्वायर, फिर सी एच के साथ आएगा तो माइनस सी एच स्क्वायर। ये तो काफ़ी आसान ही है, 2-3 बार लिखोगे तो दिमाग में जो है अपने आप सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास ये जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन है। तो इसमें जो है हम लोग अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तब फिर हम लोग दोनों जो लाइंस हैं उसका इक्वेशन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस सॉल्व इक्वेशन 1 एज क्वाड्रेटिक इन एक्स और क्वाड्रेटिक इन वाई, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि जैसे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x), ये सब मैं बस एक बार बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, तो उतना डिटेल में हम लोग इसके नहीं जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स के क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखेंगे। तो मतलब ए एक्स स्क्वायर हो गया, फिर जो एक्स वाला टर्म्स है उसको एक साथ लिख दो कि 2hy प्लस 2g, है ना, वहाँ से x कॉमन आ गया, फिर ये जितना भी बचा इसको कांस्टेंट बोल दो, बी वाई स्क्वायर प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो ये x में क्वाड्रेटिक आ गया, तो यहाँ से x का सीधा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दो कि x इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। तो वो जो भी होता है तो वहाँ से x का इक्वेशन आ जाएगा, तो एक बार प्लस लोगे तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, एक बार माइनस लोगे तो दूसरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, ये बस यहाँ पर बोल दिया गया है। आपके मेंस के हिसाब से ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, तो या तो पहले दोनों लाइन का इक्वेशन निकालो, फिर उसको सॉल्व करो, फिर वहाँ से जो एक्स वाई आता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पार्शियली एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, फिर एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, फिर दोनों इक्वेशन को जो है सॉल्व करो। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसको ब्रीफली कह देता हूँ कि x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2ax, फिर ये तो ज़ीरो हो गया, फिर यहाँ पर प्लस 2hy प्लस 2g, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर y के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2by प्लस 2hx प्लस फिर 2f इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दोनों को सॉल्व करो, फिर यहाँ से जो भी पॉइंट आता है वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो ये मेंस के हिसाब से ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उतना डिटेल में जो है हम लोग नहीं जा रहे। जब एडवांस का करेंगे तब फिर ये सब चीज़ भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे।
तो और एक फॉर्मूला क्या है कि इसमें अगर हमारा मतलब दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या वो कैसे निकलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, तो इसमें बस अब ये याद कर लो कि अगर ये पैरेलल है तो उसका मतलब क्या होना चाहिए कि tan थीटा जीरो आना चाहिए, है ना। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी अगर है तब फिर लाइंस या तो पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है ना। या तो या तो कुछ इस टाइप से है, सॉरी, या तो ये पैरेलल है इस टाइप से, या फिर एक ही लाइन है वो दोनों। ठीक है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाता है तो स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग नेगेटिव आ जाए तो वो इमेजिनरी हो जाएगा, और फिर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तब फिर टू डिस्टिंक्ट लाइन्स। ठीक है, तो इस टाइप से जो है सोच सकते हो। और अगर ए प्लस बी जीरो आ गया तो समथिंग डिवाइड बाई जीरो, तो फिर वो अनडिफाइंड, तो ए प्लस बी अगर जीरो है तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो इस टाइप से जो है छोटा छोटा क्वेश्चन हो सकता है कि कहीं पर पूछते कि इक्वेशन दे दिया गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस दिस 2 g x प्लस 2 f y प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें बोल दिया पैरेलल है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ठीक है, इमेजिनरी है तो एच स्क्वायर लेस देन ए बी, डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, अगर परपेंडिकुलर है तो फिर ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, फिर एक लास्ट चीज़ है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मान लो ये हमारा एक लाइन है y माइनस एम वन एक्स इक्वल टू जीरो, ये दूसरा लाइन है y माइनस एम टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये ऑरिजिन से पास कर रहा है ना। क्यों, क्योंकि y इंटरसेप्ट जो है वो जीरो है, मतलब y इक्वल टू एम वन एक्स है, ये y इक्वल टू एम टू एक्स है, तो ये दोनों लाइन से अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखते हैं जॉइंट इक्वेशन तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर एम वन एम टू एक्स स्क्वायर आएगा, और फिर माइनस ऑफ एम वन प्लस एम टू एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसका खास बात क्या है कि ये जो भी हम लोग का स्टैंडर्ड ये जो इक्वेशन था 2 डिग्री का जनरल जो इक्वेशन था, तो यहाँ पर देखोगे कोई भी x का टर्म नहीं है, y का टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब या तो एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई स्क्वायर का टर्म है, एक्स वाई का टर्म है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस टाइप का कुछ इक्वेशन है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, है ना, क्योंकि हर जो टर्म है उसका डिग्री 2 है, एक्स का स्क्वायर है, फिर यहाँ पर एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 1 है तो 1 + 1 2 है, फिर यहाँ पर वाई का पावर 2 है, तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, दिस विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे सोच सकते हैं, और कि यहाँ पर क्या है, जी जीरो है हम लोग का, एफ जीरो है, सी जीरो है ना, तो डेल्टा जो होगा वो क्या होगा, ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो यहाँ पर सी जीरो है तो ये जीरो हो गया, एफ जी ये सब जीरो है तो ये भी जीरो हो गया, फिर यहाँ पर भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो डेल्टा अगर जीरो है तो ये जो है ये हमेशा क्या करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ही रिप्रेजेंट करेगा। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये अगर होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री 2 का तो दैट विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब ऐसे ही मान लो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n है, ठीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, n स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, लाइन्स में भी रियल और इमेजिनरी। ठीक है, तो इस टाइप से जो है सोच सकते हो कि यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन आ गया 2 डिग्री का, मतलब हर जो टर्म है इसका अगर पावर देखो तो 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, y का पावर 1 है तो 1 + 1 2 है, फिर y का पावर 2 है, तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मतलब 2 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर 3 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगा तो फिर वो 3 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, तो मेंस के हिसाब से इतना ही काफ़ी है। ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो है ये भी सिलेबस में तो नहीं है मेंस का, लेकिन फिर भी एक बार करा दिया कि अगर कहीं पर पूछ दे तो फिर कर लेना, है ना। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में ये सारा चीज़ हम लोगों ने कवर किया। अब नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि अब जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप लोग को दिया गया है वो सब सारा सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जो है बेटर होते जाओगे। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जितना भी हम लोगों ने अब तक किया है उसका अच्छे से नोट्स बनाओ, है ना। जब भी मेरा वीडियो सुनते हो तो वीडियो को पॉज किया करो, खुद से नोट्स बनाओ, फिर जब एक बार चैप्टर ख़त्म हो गया तो ये पूरा जितना भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स कवर किया है सबका एक समरी नोट्स बनाओ। ठीक है, कि पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको 2 पेज में या फिर 3 पेज में जो है सारे कॉन्सेप्ट्स को समराइज़ करो। ठीक है,
और फिर वो जो समरी नोट्स है वो आप लोग मेरे को ईमेल कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक सब लोगों के पास मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी होगा, लेकिन अगर नहीं भी है तो फिर अभिषेक MSHR95, ये 5 है, ठीक है, 956.iitkgp@gmail.com, ठीक है, @gmail.com। तो यहाँ पर जो है आप लोग समरी नोट्स बना के जो है मेरे को मेल कर सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब भी आप लोग को आप लोग को रिवाइज करना होगा आगे जाके ये चैप्टर को, तो बस वो समरी नोट्स को एक बार देखोगे तो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और फिर जहाँ पर भी जो भी चीज़ समझ में नहीं आया वो जाके एक बार और देख लो, और फिर इसके बाद जो जितना क्वेश्चंस हो सकता है उतना क्वेश्चन जो है ये सारा में प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना और अच्छा बनते जाओगे।